हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द एफआर दैट्स इट रिवीजन सीरीज। और अब हम आज बात करने वाले हैं इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहां से सर? हमारे दैट्स इट हैंड रिटन नोट से। और साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कहां से डिस्कस करेंगे सर? क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम मस्ट डू क्वेश्चंस के पीडीएफ से। ठीक है, अब ये मस्ट डू क्वेश्चंस के पीडीएफ में इंड AS 16 में मैंने 9 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। चलो तो मैं निकाल लेता हूं पेज नंबर 21। पेज नंबर 21। ऑल राइट, सो वी हैव इंड AS 16 के 9 बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस। आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस टू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब ये पीडीएफ और दैट्स इट नोट्स का पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा मैं फिर से बता देता हूं। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, मैंने गूगल ड्राइव पे फ्री रिसोर्सेज, एफआर के फ्री रिसोर्सेज यहां पर अपलोड कर रखे हैं। यहां पे मैंने सारे फाइल्स और फोल्डर्स बना के रखे। द फर्स्ट फोल्डर इज ऑफ दैट्स इट हैंड रिटन नोट्स। ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। देन मस्ट डू क्वेश्चंस का एलडीआर, अभी मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। पार्ट 2 अभी आपको कुछ दिन में मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। देयर विल बी 2 पार्ट्स, ठीक है। एंड कुछ और चीजें हैं एक्स्ट्रा जो आपको यहां पर मिल जाएंगी। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं एफआर दैट्स इट रिवीजन का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल सीए जय चावला पे, सीए फाइनल एफआर दैट्स इट रिवीजन सीरीज करके। ठीक है, चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑलराइट, इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? सो बेसिकली पीपीई मतलब कोई भी टेंजिबल आइटम। पीपीई मतलब कोई भी टेंजिबल आइटम। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां रिकमेंड करूंगा, वेर एवर पॉसिबल ट्राई टू डाउनलोड दिस। अगर आप अभी आप देख रहे हो तो आप इसको डाउनलोड कर लो। ट्राई टू डाउनलोड दीज रिसोर्सेज, बिकॉज दीज रिसोर्सेज को डाउनलोड करने के बाद जब आप वीडियो देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ऑलराइट। और अगर आपके पास अभी मस्ट डू क्वेश्चन नहीं है तो इसको भी डाउनलोड कर लो, नहीं तो आपके पास आपका जो भी क्वेश्चन बैंक है, यू कैन रेफर योर क्वेश्चन बैंक, आपको उसमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। सो पीपीई मतलब कोई भी टेंजिबल आइटम, कोई भी टेंजिबल आइटम विच इज हेल्ड फॉर यूज नॉट फॉर सेल। क्योंकि हमने जब इन्वेंट्री पढ़ते हैं तो उसमें होता है हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जबकि यहां पर है हेल्ड फॉर यूज। ऐसा कोई भी टेंजिबल असेट जिसको आप यूज करने के लिए होल्ड करके बैठे हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर रेंटल टू अदर्स। मतलब ऐसा कोई भी टेंजिबल आइटम जिसको आप किसी और को रेंट पे दोगे, और रेंट पे देने का काम आपका ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी है। रेंटल टू अदर्स, रेंटिंग शुड बी द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिकॉज अगर आप मान लो किसी बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हो और रेंट पे देना आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है ना, आप रेंट पे बिजनेस, आपका रेंटिंग करना बिजनेस नहीं है, तो वो बिल्डिंग आपके इंड AS 40 में कवर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। बट अगर आप रेंटिंग एक ऑर्डिनरी बिजनेस की तरह कर रहे हो तो वो टेंजिबल आइटम की रेंटिंग, आपका वो टेंजिबल आइटम विल बी ट्रीटेड एज अ पीपीई। ठीक है, या फिर आप उस टेंजिबल आइटम को यूज कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, रेंटिंग शुड बी द ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एंड उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 12 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा इंटेंजिबल आइटम जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करे उसको बोलते हैं पीपी। डन, ऑल राइट। नाउ सर व्हाट अबाउट बायोलॉजिकल एसेट? बायोलॉजिकल एसेट को हम पीपी बोलेंगे क्या? तो बायोलॉजिकल एसेट में क्या क्या आता है? बायोलॉजिकल एसेट में आता है लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग करते हैं। प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, बियरर प्लांट जिसको आप पीपीई की कैटेगरी में रखोगे। स्पेसिफिकली बियरर प्लांट को इंड AS 16 में रखा गया है, इंड AS 41 एग्रीकल्चर से हटाया गया है, और नॉन बियरर प्लांट्स को इंड AS 41 में। अब बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? जिनकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा होती है और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पैदा करते हैं उसको बोलते हैं बियरर प्लांट। और जो खुद अपने आप में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी लाइफ 12 मंथ्स के अंदर होती है, सीजनल क्रॉप्स, उसको बोलते हैं नॉन बियरर प्लांट्स। ठीक है, ओके। एनिमल्स की बात करें, अगर एनिमल्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज हो रहे हैं तो वो इंड AS 16 में नहीं आएंगे, वो इंड AS 41 में जाएंगे। ठीक है, पर अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज ना होके बिजनेस में यूज हो रहे हैं, सर अगर मेरा बिजनेस ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है तो इंड AS 41। अगर मेरा बिजनेस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, कोई दूसरा बिजनेस है, मेरा उस बिजनेस में एनिमल यूज हो रहा है, तो इट कुड बी पीपीई। पर अगर मैं एनिमल को सेल करने के पर्पज से, रेगुलर बेसिस पे सेल करने के पर्पज से परचेज और होल्ड कर रहा हूं तो इंड AS 2 इन्वेंट्री, पेट शॉप। ठीक है, वो मैंने इंड AS 2 में बताया भी था, इंड AS 2 के रिवीजन में मैंने बताया भी था।
when to record a PPE in the books. Now the second point, the third point is कि ये पता चल गया कि पीपी में क्या आता है, ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट का भी पता चल गया। अब पीपी को रिकॉर्ड कब करेंगे, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कब करेंगे, जब आपकी पीपी दो कंडीशंस फुलफिल करे। पहला, क्या आपको लगता है कि पीपी से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा मतलब आप उसको यूज करोगे तो यूज करके आपका रेवेन्यू जनरेट होगा या फिर आपकी कॉस्ट कटिंग होगी, तो फ्यूचर में आप इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या ऑन यूज ऑफ द पीपी? यस। और दूसरा, क्या आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो कि नहीं? अब ये आइटम पहली बार में पढ़ने में इतना बकवास लगता है कि यार सर कॉस्ट को कौन नहीं मेजर कर पाएगा? अगर मैं पीपी परचेज कर रहा हूं और पे कर रहा हूं तो जो मैंने पे किया वही मेरी कॉस्ट है सर। क्या फालतू पॉइंट है? नहीं, फालतू नहीं है। ये पॉइंट स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि अगर हम कोई पीपी काइंड में परचेज कर रहे हैं, इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में परचेज कर रहे हैं, जहां हम कैश नहीं दे रहे या कैश कंसिडरेशन के साथ और भी कोई एसेट दे रहे हैं, तो वहां क्या आप कंसिडरेशन को रिलायबली मेजर कर सकते हो क्या? कंसिडरेशन मतलब कॉस्ट। उस केस में ये पॉइंट बोली गई है कि जो आप पीपी खरीद रहे हो उसका कंसिडरेशन रिलायबली मेजर कर पा रहे हो कि नहीं, स्पेशली इन काइंड में जब आप पीपी परचेज कर रहे हो। तो ये जब दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम पीपी को रिकॉर्ड करेंगे। अंडरस्टूड गाइस? ओके, नाउ चलो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, मान लो ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई। अब क्या? अब अपन बात करते हैं कि इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, पीपी को इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द पीपीई? रिकॉर्ड कब करोगे? हो गया। अब रिकॉर्ड कैसे करोगे, किस वैल्यू पे करोगे? तो वे रिकॉर्ड करोगे आप कॉस्ट पे। सर कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सो कॉस्ट में आएगा चार चीजें। इंड एस 2 मैंने पिछला दैट सेट रिवीजन करवाया था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था? इन्वेंट्री कॉस्ट में पीसी, सीसी, ओसी, बीसी, ठीक है। यहां पर पीसी, डैक, डीसी, डीसी मतलब डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू, और बीसी बोरिंग कॉस्ट। एक एक करके पढ़ते। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट में क्या क्या आएगा? परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर देंगे, रिफंडेबल है तो नहीं लेंगे कॉस्ट में। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट को ना कभी कभार इंसेंटिव के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। फ्रेट, लोडिंग, हैंडलिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, जो भी परचेज करने के लिए जरूरी है वो सब परचेज कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। नाउ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है? पीपीई को यूजेबल कंडीशन तक लाने का एक्सपेंस। पीपीई जिस लोकेशन पर तुम पीपीई को यूज करोगे आके, मतलब तुम फैक्ट्री तक लाओगे और फैक्ट्री पे इंस्टॉल करोगे। अब क्या फैक्ट्री पे वो इंस्टॉल करके अब यूजेबल कंडीशन पे आ गई, नाउ यू कैन यूज इट, यस। तो इंस्टॉल करने तक का एक्सपेंस विल बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अगर आप पीपी को खुद बना रहे हो, सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो भी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ठीक है। तो पीपी को उसकी यूजेबल कंडीशन तक, उसकी लोकेशन तक, जिस लोकेशन से आप उसको यूज करोगे, पहुंचाने का एक्सपेंस, जैसे इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन। अब मैंने मैक्सिमम आइटम्स इसलिए लिख दिए क्योंकि ये सारे मैंने क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई किए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कंसल्टेंट का फीस, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द पीपीई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द पीपीई, नेट ऑफ सेल ऑफ सैंपल, ठीक है। नेट ऑफ सेल ऑफ सैंपल मतलब अगर आप मान लो पीपीई को टेस्ट कर रहे हो, अभी वो यूजेबल कंडीशन पे नहीं आई, पर अभी आप टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग करने के लिए आपने कोई मटेरियल, लेबर उसके ऊपर लगाया, तो मटेरियल लेबर का जो एक्सपेंस होगा वो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द पीपीई होगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख। अब उससे आपके कुछ गुड्स निकले और गुड्स आपने बेच दिए मान लो 30,000 में, तो 30,000 जो आपका आया सैंपल सेल करके, वो आप 1 लाख की कॉस्ट में से नेट कर दो। अब कितना बचा? 70,000 विल बी ट्रीटेड एज योर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द पीपी, जिसको आप कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ एनी अदर आइटम ऑफ पीपी यूज, कोई दूसरा पीपी यूज कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन, यूज कर रहे हो पीपी बनाने में, कोई दूसरा पीपी यूज कर रहे हो ये वाला असेट बनाने में, तो उसका डेप्रिसिएशन। कोई पीपी रेंट पे लेके आए हो ये वाला पीपी बनाने के लिए, तो उसका रेंट, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी, लीगल चार्जेस, टाइटल गारंटी, इंश्योरेंस, ऑल दीज विल बिकम द पार्ट ऑफ द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ द पीपी, जिसको हम कैपिटलाइज करेंगे। नाउ थर्ड वन इज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट मतलब आज मैंने पीपी इंस्टॉल कर लिया, पर जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो यहां मुझे उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डीकमीशनिंग या डिसमेंटल करना पड़ेगा।
डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो यहां पर जब मैं डिसमेंटल या डीकमीशनिंग करूंगा तो यहां पर कोई एक्सपेंसेस आएंगे, उस पीपी को हटाने का एक्सपेंस आएगा। उस पीपी को जो हटाने का एक्सपेंस है, डीकमीशनिंग करने का, डिसमेंटलिंग करने का जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस करने की मेरी लाइबिलिटी फिक्स हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज मैंने पीपी को एक बार इंस्टॉल कर दिया। अब चाहे मैं उसको यूज करूं, चाहे मैं उसको यूज ना करूं, मेरी लाइबिलिटी यहीं पे फिक्स हो गई कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद मुझे तो डीकमीशनिंग करनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूज ऑफ द पीपी। सो मेरी लाइबिलिटी आज ही फिक्स हो गई। इस वजह से मैं आज ही वो जो डीकमीशनिंग कॉस्ट का एक्सपेंस है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे निकालकर पीपी की कॉस्ट में आज ही ऐड कर दूंगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। It is an estimated cost to be incurred in future when PP will be dismantled. Added to the cost of PP at present value. मैं इसको present value पे add करूंगा, ठीक है? मैं इसको present value पे add करूंगा, ओके? जैसे यहां पर देखो, हमने PP परचेज किया 50 लाख रुपीस का, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आया 5 लाख, तो मैंने ऐड किया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट आया 1 लाख और सेल ऑफ सैंपल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टेस्टिंग 45,000, तो 1 में से 45 गया, सैंपल बेचा तो 55 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट एस्टीमेट कितना किया है? 10 लाख। ये कब होगा? 10 इयर्स के बाद, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग कर दिया मैंने 10 इयर्स का, तो 10 इयर्स के बाद मेरा वैल्यू आएगा, मतलब 10 इयर्स का प्रेजेंट वैल्यू आएगा 386, तो 386 मैंने जोड़ दिया। अब मैं इसकी एंट्री क्या करूं? ये मैं कैश में पे कर रहा हूं, ये मैं कैश में पे कर रहा हूं, ये मैं कैश में पे कर रहा हूं, ये मैं पे अभी नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा, मेरी लायबिलिटी है, तो एंट्री करूंगा पीपी अकाउंट डेबिट फुल वैल्यू टू बैंक, जो भी मैंने कैश में पे किया, और टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 386। ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कि जाएगा बैलेंस शीट में। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है? सो दिस वाज द कॉस्ट ऑफ द पीपी, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द पीपी। रिकॉग्निशन आप किस वैल्यू पे करोगे? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ कौन कौन से एक्सपेंसेस को पीपी की कॉस्ट में नहीं लेना है? हमने देखा किस किस को लेना है। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस पीपी की कॉस्ट में नहीं आएंगे? जैसे कि सारे के सारे दूसरे ओवरहेड्स, जो ओवरहेड्स आपने यहां लिए, ये जितने भी है ये सब ओवरहेड्स है, पर ये पीपी को बनाने के एक्सपेंसेस हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर सैलरी, पीपी को कंस्ट्रक्ट प्रोड्यूस करने के ओवरहेड्स हैं। पर इसके अलावा जो दूसरे ओवरहेड्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल, सेम पॉइंट इंडिया 2 में था, ठीक है? वो नहीं आएगा। एबनॉर्मल लॉस, ट्रेनिंग कॉस्ट, आपने नया नया पीपी परचेज किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पीपी परचेज किया, एम्प्लॉइज को ट्रेन कर रहे हो हाउ टू यूज दैट असेट, तो यूज करने के लिए आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो ट्रेनिंग कॉस्ट पीपी की कॉस्ट में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग लॉसेस, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पीपी को शिफ्ट करने का एक्सपेंस, पहली लोकेशन पे पीपी ऑलरेडी यूज हो रही थी, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या था? पीपी को उसकी पहली लोकेशन और कंडीशन तक पहुंचाने का खर्चा, अब वो पहुंच चुकी है, वो यूज हो रही है, अब आप उसको दूसरी लोकेशन में पहुंचा रहे हो, तो जब आप सेकंड लोकेशन पे उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो शिफ्टिंग रीलोकेशन के एक्सपेंसेस कैपिटलाइज नहीं होंगे। दूसरी लोकेशन में जाके आप उसका री इंस्टॉलेशन कर रहे हो, रीसेटअप कर रहे हो, एक्सपेंस कैपिटलाइज नहीं होंगे। रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट कैपिटलाइज नहीं होगा, जबकि फैक्ट्री का जो रेंट है भाइयों बहनों, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाएगा, बिकॉज फैक्ट्री का रेंट, इफ यू अंडरस्टैंड, आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्री का रेंट इज अ फिक्स्ड ओवरहेड, और वो फिक्स्ड ओवरहेड का एक रेट निकल के हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे, हम उसको पीपी की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? सो दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच वी कैन नॉट चार्ज, ठीक है? हाँ, मैंने यहां लिखा है शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल, माइंड इट, मैंने यहां पर आपको रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, पीएनएल नहीं बोलना चाह रहा हूं, ये मैं यहां लिख देता हूं, इट मे बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो सकता है, ठीक है? फैक्ट्री ओवरहेड्स के फॉर्म में। चलिए, तो कॉस्ट में क्या क्या आ गया, कॉस्ट में क्या क्या नहीं आया, हमने ये देख लिया। नाउ वी विल डिस्कस कि सर कॉस्ट के कुछ और डिफरेंट पार्ट्स भी हैं, कुछ डिफरेंट केसेस भी हैं, जैसे पीपी परचेज्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, आपने आज पीपी परचेज किया, ठीक है ना, पर आप पेमेंट करोगे आफ्टर 1 ईयर, और पेमेंट्स आप पार्ट में करोगे। इन 1 ईयर आप 50% पेमेंट करोगे, एंड इन द सेकंड ईयर आप रिमेनिंग 50% पेमेंट करोगे। मतलब आप पूरा पेमेंट इमीडिएटली नहीं कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो एटलीस्ट 12 मंथ्स के बाद, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, तो ये जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट का पीरियड है, इट इज बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म। नॉर्मल क्रेडिट टर्म होता है 2 मंथ्स, 3 मंथ्स,
तो समझ में आता है कि ठीक है, मैंने पीपी परचेज किया 10 लाख रुपीस पे, आफ्टर 3 मंथ्स मुझे 10 लाख पे करना है, तो मैं पीपी की कॉस्ट 10 लाख ही मानूंगा। मैंने पीपी परचेज किया 10 लाख पे और मुझे 1 ईयर के बाद 10 लाख देना है। मिनिमम पीरियड अगर क्रेडिट पीरियड अगर 1 ईयर का है तो मैं इस 10 लाख को कंप्लीट पीपी की कॉस्ट नहीं मानूंगा, मैं इस 10 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा एंड द प्रेजेंट वैल्यू विल बी द कॉस्ट ऑफ द पीपी। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू आया 9,20,000, तो 9,20,000 आज पीपी की कॉस्ट होगी, क्योंकि पीपी मैं आज परचेज कर चुका हूं, आज से यूज कर रहा हूं। बाकी जो डिफरेंस है दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, मैं पे करूंगा बाद में, बीच का डिफरेंस है दैट इज 80,000, आई विल ट्रीट इट एज अ फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, व्हेन द पीपी इज परचेज, बस पेमेंट विल बी डेफर्ड एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स। पीपी आज परचेज किया है, पेमेंट आप 12 मंथ्स के बाद करोगे और मोर। कॉस्ट ऑफ पीपी शैल बी करंट नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द पीपी। आज की कॉस्ट क्या है, अगर मैं आज ही पे कर लेता, अगर मुझे आज पेमेंट करना पड़ता तो कितना करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड कैश प्राइस इक्विवेलेंट या करंट नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द पीपी या फिर प्रेजेंट वैल्यू। इफ करंट नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन देन कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एग्रीड अमाउंट। अब देखो, हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन में करंट सेलिंग प्राइस दी हुई हो कि भाई अगर आज पेमेंट करते तो 95 लाख रुपीस में पेमेंट करते, जो कि मैं पेमेंट कर रहा हूं 1 ईयर के बाद 1 करोड़ रुपीस, तो आज कितना पेमेंट करते, 95 दिया है ना, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द पीपी, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द पीपी। पर आज का कितना पेमेंट करते ये नहीं बताया, पर डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, दैट प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लोगे, प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लोगे, प्रेजेंट वैल्यू पर पीपी को रिकॉर्ड करोगे, बीच का जो डिफरेंस आएगा हम उसको इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। आपने पीपी परचेज किया 1 अप्रैल 11 में और पेमेंट आप करोगे 3 इंस्टॉलमेंट्स के बाद, 3 इंस्टॉलमेंट्स में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप देखो इमीडिएटली कर रहे हो, इमीडिएटली कर रहे हो, और डिस्काउंटिंग रेट है 7%। ठीक है, 15 लाख 15 लाख 15 लाख इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द पीपी क्या होगा, इंटू 1 इंटू यहां प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये 1 ईयर का, ये 2 ईयर का। समझ गए ना, आई होप समझ गए होगा। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू किया, ये लो 1 फैक्टर फैक्टर, कितना आया कॉस्ट ऑफ पीपी, कॉस्ट ऑफ पीपी आया 4212, ये कॉस्ट ऑफ पीपी 4212 आया, जबकि मैं ओवरऑल कितना पे कर रहा हूं 45 लाख। तो आज मैं पीपी को 1 अप्रैल 11 पे कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, पीपी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, क्योंकि मैंने अभी तक पे नहीं किया है 4212। अब मैंने अभी के अभी पे कर दिया तो सप्लायर टू बैंक 15 लाख, ये मैंने इमीडिएटली पे कर दिया। तो अब आप देखो सप्लायर सप्लायर रिमेनिंग बैलेंस जो भी सप्लायर का आया, ये देखो नेट बैलेंस ऑफ सप्लायर अकाउंट, ये इस पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 7% का, और मैं इंटरेस्ट को ईयर एंड पे रिकॉर्ड करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। टू सप्लायर क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सप्लायर को ओवरऑल 45 पे करने, स्टार्टिंग में मैंने 42 बुक किए थे, तो बीच का डिफरेंस जो है वो मुझे और भी पे करना है एज ए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस चला गया पीएनएल में, इस इंटरेस्ट को मैं पीएनएल में लेके जाऊंगा, कैपिटलाइज नहीं करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में अगेन मैंने सप्लायर को पे किया, अब मेरा सप्लायर का रिमेनिंग बैलेंस इतना बचा और अब मैं पे करने वाला हूं उसको 15 लाख, तो रिमेनिंग डिफरेंस हो जाएगा इंटरेस्ट, अगेन सेम एंट्रीज। दिस वे यू रिकॉर्ड द असेट, liabilities and interest expense. I hope you got the point. So this was the first case, PP purchase on a long term credit. Now the second case, PPE acquired in exchange of any other asset. हम PPE acquire कर रहे हैं in exchange of any other asset, मतलब I am acquiring one PPE and I am as a consideration I am giving one another PPE. I am acquiring the building and as a consideration I am giving my machine or I am giving my aircraft, ऐसा। ठीक है, तो इन काइंड में जब हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं या ले रहे हैं पे कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कैश इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पार्टली कैश और जीरो कैश। तो ऐसे केस में क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पीपी अक्वायर्ड, जो पीपी अक्वायर किया उसका कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि जो मैंने पेमेंट किया है उसमें कुछ कैश होगा और बाकी का काइंड होगा, तो कॉस्ट क्या होगी मेरे पीपी की। इमेजिन करो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिंपल पीपी परचेज कर रहे हो और आप पे कर रहे हो 10 लाख, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर पीपी, 10 लाख। 10 लाख आप 1 ईयर बाद पे कर रहे हो तो ये हो जाएगा 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू। पर अल्टीमेटली जो भी आप पे कर रहे हो, आपकी जेब से जो भी जा रहा है वही आपकी कॉस्ट है ना, वही आपको रूल यहां लगाना है, रूल आपको यहां लगाना है कि अगर आप कैश ना देके आप कोई मशीन दे रहे हो, आप मशीन दे रहे हो, तो वो मशीन की फेयर वैल्यू आपके लिए क्या है, मतलब ये मशीन अगर आप मार्केट में सेल करते तो कितना पैसा आप रिकवर कर सकते थे जो आपने दे दिया,
वही आपका कंसिडरेशन है पीपी एक्वायर करने का। तो जैसे नॉर्मली आप अपनी जेब से कैश पे करते हो और जो कैश पे करते हो वही आपकी कॉस्ट होती है, इस बार आपने अपनी जेब से कोई दूसरा अनदर पीपीई दिया है तो उसका फेयर वैल्यू आपका एक्वायर्ड पीपीई का कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ द पीपीई विल बी फेयर वैल्यू, द मार्केट वैल्यू। किसका फेयर वैल्यू? व्हाट, विच फेयर वैल्यू? तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। असेट गिवन, ये असेट मैंने परचेज किया, ये असेट मैंने दिया, तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन इज द प्रायोरिटी जो मैंने दिया। क्योंकि मैं कैश देता तो कैश पे ही रिकॉर्ड करता, अब मैं कैश ना देके असेट दे रहा हूं तो उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। एंड हियर आई हैव रिटन असेट्स, मतलब अगर मैंने मल्टीपल असेट दिया, दिस असेट ये दोनों दिया, दोनों की फेयर वैल्यू का टोटल, ये दोनों दिया प्लस कैश दिया, तो तीनों का टोटल विल बी द फेयर विल बी द कॉस्ट ऑफ द पीपी अक्वायर्ड। पर अगर जो असेट मैं दे रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, तो जो असेट मैं ले रहा हूं, ये बॉटल में परचेज कर रहा हूं, ये असेट मैं ले रहा हूं, इसी को मैं इसी की फेयर वैल्यू पे कॉस्ट मान लूंगा और रिकॉर्ड कर लूंगा। फेयर वैल्यू ऑफ पीपी अक्वायर्ड इफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन इज नॉट नोन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा एंट्री करते वक्त? हाँ, आ सकता है, क्योंकि आपने जो असेट खरीदा उसको आप इन फेयर वैल्यूज पे रिकॉर्ड कर रहे हो और जो असेट दिया उसको आप बुक वैल्यू पे डी रिकॉग्नाइज करोगे, तो डिफरेंस आएगा और डिफरेंस को आप गेन लॉस मानते हुए पी&एल में ट्रांसफर कर दोगे। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, ठीक है? दैट वे यू हैव टू डू, दैट वे यू हैव टू डू। नाउ एक्सेप्शनल रूल, अब ये रूल कब नहीं लगेगा? फेयर वैल्यूज वाला रूल आपका कब नहीं लगेगा? ये फेयर वैल्यूज वाला रूल आपका नहीं लगेगा अगर फेयर वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, मतलब आप फेयर वैल्यूज डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, दोनों की फेयर वैल्यू मेजर आप रिलायबली नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर जो ट्रांजैक्शन आपने किया है एक असेट के बदले दूसरा असेट, ऐसा ये जो ट्रांजैक्शन किया है इस ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। आप एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, असेट एक्सचेंज कर रहे हो, मान लो सिमिलर असेट एक्सचेंज कर रहे हो, एक दूसरे को आप सेल प्रॉफिट पे नहीं कर रहे हो, बस आप एक दूसरे को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आपका कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा होगा। ऐसे केस में या तो फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है या तो कमर्शियल सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में जो आपने पीपी एक्वायर किया है उसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्वायर्ड पीपी क्या होगा? जो पीपी आपने दिया है, जो असेट आपने दिया है उसी की कैरिंग अमाउंट, उसी की बुक वैल्यू, उसी की बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट। और यहां हमें मेक श्योर करना है कि हमारा कोई भी एक्सचेंज गेन लॉस नहीं आना चाहिए, बिकॉज कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो यहां पर हम कोई एक्सचेंज गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। लेट मी शो यू हाउ यू विल डील विद दिस। just a moment just a moment, let me show you how you will deal with this. See, now this is the fair value of asset purchased 10 lakh, the fair value of asset given, दोनों की फेयर वैल्यू दी हुई है पर कैश भी दिया हुआ है। फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तो 70,000 प्लस 25, गिवन कितना हो गया? 95। तो जो मैंने असेट परचेज किया उसको मैं 95 पे रिकॉर्ड करूंगा। देखो न्यू असेट 95, अब जो असेट गया उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 55, तो उसको डी रिकॉग्नाइज करूंगा 55 पे, तो 95 पे असेट न्यू वाली लाया, पुरानी असेट गई 55 वाली बुक वैल्यू, और मैंने कैश पे किया 25, तो टू बैंक, बाकी का डिफरेंस चला गया मेरा पी&एल में, ठीक है? अब आप यहां देखो, नो कमर्शियल सब्सटेंस, नो कमर्शियल सब्सटेंस, असेट परचेज किया उसकी फेयर वैल्यू कितनी? 3 लाख, फेयर वैल्यू असेट जो दिया उसकी फेयर वैल्यू कितनी? 330। सर फेयर वैल्यू तो अवेलेबल है, फेयर वैल्यू अवेलेबल है पर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अच्छा, या तो फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो या तो ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, दोनों में से कोई एक, ठीक है? दोनों में से कोई एक। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा एक्सचेंज गेन लॉस नहीं आना चाहिए। तो जो असेट गई उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 2 लाख, तो उसको हटाओ, टू ओल्ड असेट 2 लाख, ठीक है? और कुछ हुआ, कैश पे किया तो टू बैंक 50, तो आपने जो न्यू असेट रिकॉर्ड किया वो आपने बैलेंसिंग फिगर पे रिकॉर्ड कर दिया, आपने उसको बैलेंसिंग फिगर पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है? दिस वे यू हैव टू डू, दिस वे यू हैव टू डू। आई मेरी बात समझ में? इस तरीके से आपको करना पड़ता है। चलिए, ठीक है? चलो, ये देखो मैंने बीच में और डाला है। नाउ केस 3 अब बहुत सिंपल है। मोर देन 1 पीपी अक्वायर्ड बाय पेइंग सिंगल लमसम अमाउंट। सपोज यू आर पेइंग 10 करोड़ एंड यू आर एक्वायरिंग 3 to 4 assets, मल्टीपल असेट इन अ सिंगल अमाउंट। व्हाट विल यू डू? आप 10 करोड़ को अलग अलग असेट में कैसे एलोकेट करोगे? उनकी फेयर वैल्यू के रेशियोज में।
अलग अलग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। यू आर अक्वायरिंग अ पीपीई थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट, क्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला? हाँ, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं एज पर इंडिया 20। आप उसको आइदर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, ठीक है, या तो आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। नॉमिनल वैल्यू कुड भी 1 रुपी, 100 रुपी, 10 रुपी पे रिकॉर्ड करो, ठीक है। जब आप रिकॉर्ड करोगे, एंट्री क्या करोगे? असेट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अदर इक्विटी, ऐसा डाल देना, ठीक है। कंसेशनल प्राइस मतलब कुछ तो अमाउंट आपने पे किया है, तो जो भी अमाउंट आपने पे किया है, एक ऑप्शन है जो भी अमाउंट आपने पे किया है उस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लो, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर आप फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करो। फेयर वैल्यू है 1 करोड़, आपने पे किया है 10 लाख, तो असेट अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू बैंक 10 लाख टू अदर इक्विटी आप रिकॉर्ड कर लो 90 लाख रुपीस, ठीक है। ऐसा केस नंबर 5, बियरर प्लांट के केस में कॉस्ट ऑफ पीपी क्या होगी? क्योंकि बियरर प्लांट को तो हमने अभी पढ़ा था कि वो हमारा पीपी होता है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ पीपी क्या होगी? तो बियरर प्लांट लॉजिकली आपकी एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ पीपी क्या होगी? कवरिंग एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू कल्टीवेट द बियरर प्लांट। बियरर प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो कल्टीवेट करने के लिए, आपने किसी व्यक्ति को हायर किया है, उसका पेमेंट आप उसको कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पीपी। तो कल्टीवेशन के जितने भी एक्सपेंसेस आप खरीदोगे, फर्टिलाइजर्स आप परचेज करोगे, व्हाटएवर, आप उसको बियरर प्लांट का कॉस्ट मान लेना। दैट वाज द डिफरेंट केसेस ऑफ पीपीई। गाइस, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम अभी तक क्या करना चाह रहे हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, राइट? यस, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। कंपोनेंट अकाउंटिंग, कंपोनेंट अकाउंटिंग, अब बात करते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग की। सर ये क्या है? अगर कोई आइटम ऑफ पीपीई के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलके एक पीपी बनाया गया है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलाकर एक पीपी बना गया है, पर उन पार्ट्स, उन डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है और उनकी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है, तो ऐसे केस में हर एक पार्ट जिसकी जिसकी डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, जिसकी जिसकी सिग्निफिकेंट यूजफुल लाइफ वैल्यू सिग्निफिकेंट है, आप उस पार्ट का डेप्रिसिएशन सेपरेटली चार्ज करोगे, ठीक है। उसका डेप्रिसिएशन सेपरेटली चार्ज करोगे। जैसे एयरक्राफ्ट है, मान लो उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, विंग्स, इंजन 10 इयर्स लाइफ, आउटर बॉडी 20 इयर्स लाइफ, फर्नीचर 8 इयर्स लाइफ। नाउ लाइफ डिफरेंट है और इन तीनों की मान लो वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है, ओवरऑल एयरक्राफ्ट की वैल्यू में इन तीनों की चीजें अलग अलग आइडेंटिफाई हो रही है, तो मैं इसका डेप्रिसिएशन एज पर 10 इयर्स, इसका डेप्रिसिएशन एज पर 20 इयर्स, इसका डेप्रिसिएशन एज पर 8 इयर्स लगाऊंगा, इससे एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, ठीक है। बिल्डिंग विद लिफ्ट, लिफ्ट इज अ सेपरेट कंपोनेंट एंड कैन बी रिप्लेस्ड, तो नाउ लिफ्ट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन सेपरेटली लगाओगे और बिल्डिंग पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन सेपरेटली लगाओगे। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। नाउ calculate depreciation on each component of the PP separately if each component is significant in value and has different useful life. Now replacement of any component. Now अब ये हम क्यों सिर्फ क्या डेप्रिसिएशन के चक्कर में पड़ रहे हैं? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक पूरा पीपी है, उसके अंदर इतने मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, आप किसी एक कंपोनेंट को अब रिप्लेस कर रहे हो आफ्टर 8 इयर्स, और कुड भी आपने 8 इयर्स लाइफ मानी थी पर आप आफ्टर 7 इयर्स रिप्लेस कर रहे हो, 7 इयर्स के बाद आप उस कंपोनेंट को रिप्लेस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? मान लो आप फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर को रिप्लेस करके नया फर्नीचर ला रहे हो, क्या करोगे? तो जो नया फर्नीचर आप ला रहे हो उसको एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की असेट की वैल्यू में नए फर्नीचर की कॉस्ट को ऐड कर देना, कैपिटलाइज कर देना, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो पुराना फर्नीचर आप हटा रहे हो उसकी कैरिंग अमाउंट होगी आपके पास। सर कैरिंग अमाउंट तो पूरे असेट का होगा ना? बेटा आपने अलग अलग कंपोनेंट किया था ना, तो आपने इसको डेप्रिशिएट सेपरेटली किया था ना, तो इंटरनली आपके पास इसकी सेपरेट कैरिंग अमाउंट होगी ना, आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पीपी, आप उसको हटा दो और लॉस बुक कर लो। अगर वो कोई स्क्रैप की तरह सेल हो रहा है, अगर वो स्क्रैप की तरह सेल हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल कर दो। पहले आप उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे, पी एंड एल में एक्सपेंस बुक करोगे, और फिर अगर वो स्क्रैप की तरह सेल हो रहा है तो आप उसको सेल करके वापस से पी एंड एल में इनकम बुक करोगे, ठीक है। ये तब आप कर पाओगे जब आप ओल्ड कंपोनेंट, मतलब आपने जब इनिशियली एयरक्राफ्ट परचेज किया था तो आपने अलग अलग कंपोनेंट्स किए थे, पर अब बड़ा चैलेंज ये है कि स्टार्टिंग में आपने एयरक्राफ्ट परचेज किया था, तब आपने अकाउंटिंग करते वक्त डेप्रिसिएशन इंजन पे सेपरेटली, फर्नीचर फिक्सचर पे सेपरेटली, आउटर बॉडी पे सेपरेटली नहीं लगाया था। मतलब इनिशियली आपने परचेज किया था असेट और इनिशियली आपने कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन नहीं किया था, और अब एक वन ऑफ द कंपोनेंट आप रिप्लेस कर रहे हो, तो नया कंपोनेंट जो परचेज करके लाए उसको तो कैपिटलाइज कर लोगे, पुराने कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपने तो इनिशियली ब्रेकडाउन किया ही नहीं था,
तो इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट इज मिसिंग देन इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अब मैं ये वाला पॉइंट आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहां पर ये देखो, वी हैव वन क्वेश्चन नाउ हियर, वी हैव वन क्वेश्चन हियर। नाउ सी, एमएस लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ मशीन। आपने मशीन एक्वायर की थी 1 करोड़ रुपीस की। क्या लिखा है? विथ नो ब्रेक डाउन ऑफ द कंपोनेंट। जब आपने एक्वायर किया तो आपने कंपोनेंट को अलग अलग नहीं किया। यूजफुल लाइफ कितनी मानी? 10 इयर्स। रेसिडुअल वैल्यू कुछ दी नहीं हुई है, तो आपने जब ब्रेक डाउन ही नहीं किया तो आपने ओवरऑल असेट को 10 इयर्स के हिसाब से डेप्रिशिएट करना शुरू किया। तो एवरी ईयर का डेप्रिशिएशन कितना हुआ? 10 लाख। 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 इयर्स, 10 लाख। एट द एंड ऑफ 6th ईयर, 6th ईयर कंप्लीट हो गया, तो मुझे बताओ आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? कैरिंग अमाउंट होगी आपकी 40 लाख पूरे असेट की। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट टरबाइन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। अब आप इस असेट का एक टरबाइन वाला कंपोनेंट रिप्लेस कर रहे हो। जब आप रिप्लेस कर रहे हो, द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज परफेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। सिर्फ टरबाइन को रिप्लेस कर रहे हो, बाकी सब चीजें परफेक्ट है, वो 4 इयर्स तक चल जाएंगी। तो जो नया टरबाइन परचेज कर रहे हो वो 45 लाख रुपीस का है। ठीक है, वो तो आप इसमें ऐड कर दोगे, 45 लाख रुपीस ऐड कर दोगे, पर लेस भी तो करना पड़ेगा। इस 40 लाख के अंदर पुराना टरबाइन भी तो होगा, उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी, जिसको आपने ओरिजिनली 1 करोड़ में शामिल किया था और आपने उसको ओरिजिनली 10 इयर्स के हिसाब से अमोटाइज किया था, मतलब डेप्रिशिएट किया था, तो उसकी वैल्यू कहां से लाओगे? आपको अलग से डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है 5% का। तो वही मैंने यहां बताया है कि कभी अगर ऐसा हो कि आपको पुराने कंपोनेंट की वैल्यू नहीं पता, तो पुराने कंपोनेंट की वैल्यू आप निकालोगे विथ रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ न्यू कंपोनेंट। कैसे? आप बोलोगे कि भाई नया कंपोनेंट कितने का है? 45 लाख। करंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट 45। यही कंपोनेंट अगर अपन 6 इयर्स पहले लेते, 6 इयर्स अगो, तो कितने का आता? तो मतलब 45 लाख मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 6 इयर्स पहले का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% पर। तो 5% पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या आ रहा होगा? ये देखो, इन्होंने यही किया है, ये आ रहा है। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मान लो आपने निकाल लिया और वो आ रहा है 33,57,900। तो ये इसकी वैल्यू थी 33,57,900। और उस टाइम पे जब आपने परचेज किया था 1 करोड़ का असेट, तो उसमें टरबाइन था 33,57,900 का, और आपने पूरे 1 करोड़ को 10 इयर्स के हिसाब से डेप्रिशिएट किया, तो आपने इसको भी 10 इयर्स के हिसाब से डेप्रिशिएट किया होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन ऑन ओल्ड कंपोनेंट बेस्ड ऑन ओरिजिनल लाइफ। तो आपने इसको 33,57,900 10 इयर्स के हिसाब से डेप्रिशिएट किया होगा। और कितने इयर्स डेप्रिशिएट किया? 6 इयर्स तक किया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू कितनी आई? 33,57,900 डिवाइड बाय 10 इंटू 6। आपने इसको डेप्रिशिएट किया 21,4,740। तो इतना ओल्ड कंपोनेंट की कॉस्ट होगी, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड, ठीक है, उसमें से इतना डेप्रिशिएशन लग गया होगा। तो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट कितना बचा होगा? 33,57,900। रिमेनिंग वैल्यू बचा होना चाहिए 13,43,160। तो मैं क्या करूंगा? मैं अगर आज 40 लाख में 45 न्यू टरबाइन की कॉस्ट ऐड कर रहा हूं, तो मैं लेस करूंगा 13,43,160 ओल्ड टरबाइन की एस्टिमेटेड कैरिंग अमाउंट, ये लेस कर दूंगा, तो मेरी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। आई मेरी बात समझ में? ये देखो 13,43,160। तो मैंने क्या बोला? आपको क्या करना है? करंट न्यू कंपोनेंट की कॉस्ट के रेफरेंस से आप ओल्ड कंपोनेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट आएगा, वो एस्टिमेटेड होगा। आपको वही माइनस करना है, ये वाला, ये वाला डी रिकॉग्नाइज करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, वेरी वेरी इजी। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, सर डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी एंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल ऑन ईच कंपोनेंट वाइज। क्या डेप्रिसिएशन लगाना मैंडेटरी है? द आंसर इज यस। डेप्रिसिएशन लगाना एवरी ईयर मैंडेटरी होता है, कुछ भी हो जाए। शेड्यूल 3 बोलता है, शेड्यूल 2 बोलता है। नाउ कैसे लगाना है? कोशिश करके कंपोनेंट वाइज लगाना है। अगर आप असेट के अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग कर सकते हो तो। क्या सर लैंड पार्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, लैंड पार्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, अनलेस लैंड आपके लिए लिमिटेड यूजफुल लाइफ नहीं है। ठीक है, नाउ हो सकता है आपने लैंड लीज पे लिया हो, तो आप उसको अमोटाइज कर सकते हो। नाउ डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? जनरली वो P&L में जाता है, हम सब जानते हैं। बट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कॉस्ट ऑफ द पीपी में, अगर आप पीपी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और दूसरी पीपी यूज कर रहे हो, तो उसका डेप्रिसिएशन आप कैपिटलाइज करोगे। तो आप कैपिटलाइज करोगे किसी दूसरी पीपी में अगर आपने करंट पीपी को यूज किया है, या फिर इंटेंजिबल एसेट बनाने में यूज किया है, तो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे। इन्वेंट्री बनाने में यूज किया है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में आप उसको कैपिटलाइज करके करोगे।
ठीक है। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा होना चाहिए? इंडिया 16 ने कोई मेथड ये नहीं बताया कि एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, वो बोलता है कोई भी मेथड हो दैट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ यूज किस तरीके से कर रहे हो उसके बेसिस पर आप मेथड डिसाइड करो, या फिर आपको बेनिफिट्स किस फॉर्म में मिल रहे हैं, कैसे कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे, इक्वली मिलेंगे तो एसएलएम लगा लो, या फिर अलग तरीके से। तो आप ये देखो कि आपको बेनिफिट्स किस पैटर्न में मिलेंगे, यूज किस पैटर्न में कर रहे हो, वैसे आप उस तरीके से आप डेप्रिसिएशन का मेथड डिसाइड कर सकते हो। डेप्रिसिएशन हम स्टार्ट कब से करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरा पीपी बन के रेडी हो गया, रेडी टू यूज 1 नवंबर को, पर मैंने पीपी को एक्चुअली यूज किया 1 जनवरी को। मैं कब से स्टार्ट करूंगा डेप्रिसिएशन? 1 नवंबर से ही, व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, रेडी टू यूज, नॉट एक्चुअल यूज। एक्चुअल पुट टू यूज शैल बी इग्नोर्ड। तो 1 नवंबर को रेडी हो गया था, अब मैं यूज करूं चाहे नहीं करूं, मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ठीक है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन, रेसिडुअल वैल्यू, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ या रेसिडुअल वैल्यू, इन सबको आप चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलोगे और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करोगे। लास्ट टाइम जो भी अकाउंटिंग कर चुके थे उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बंद कब करोगे? स्टॉप चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को लगाना बंद कब करोगे? तो डेप्रिसिएशन को लगाना बंद करोगे जब उसकी कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाए। रेसिडुअल, आरवी मतलब रेसिडुअल, आई हैव टू राइट, आई थिंक रेसिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाए। सेकंड, या फिर आपने असेट को सेल कर दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेट को आपने सेल नहीं किया, आपका असेट रेसिडुअल वैल्यू के बराबर भी नहीं आया, आपने असेट को अपने बिजनेस में यूज करना बंद कर दिया है, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू सेल, मतलब इंड AS 105 लगना शुरू हो जाएगा। नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, तो रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर सेल, इस केस में आप पीपीई के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। बट याद रहे, इफ पीपी इज नॉट यूज्ड फॉर टेम्पररी पीरियड बट इंटेंशन टू यूज इन फ्यूचर, अब आप बोल रहे हो मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स तक पीपी को यूज नहीं करूंगा पर 6 मंथ्स के बाद वापस से यूज करूंगा, बॉस you have to continue to charge the depreciation. You cannot cease the or you cannot stop charging depreciation for the next 6 months. next 6 months तक आप depreciation लगाते रहोगे। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर बेटा। नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑफ पीपी, अगर आप पीपी के रिपेयरिंग करवा रहे हो वो एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ पीपी वेयर एंड टियर ड्यू टू यूसेज बोथ आर डिफरेंट इवन आफ्टर रिपेयर डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। अब एक कुछ बहुत सारे पॉइंट आते हैं कि डेप्रिसिएशन की जरूरत ही क्यों है? जब आप पीपी का रिपेयर करवा रहे हो तो पीपी को तो आप बढ़िया कैपेसिटी पे मेंटेन कर रहे हो, रिपेयर भी करवा रहे हो, रिपेयर का एक्सपेंस पीएनएल में डाल रहे हो, तो डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हो? तो रिपेयर करना मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट बियर करना, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, रिपेयर का रीजन होता है बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस। दोनों चीजें डिफरेंट है, दोनों चीजें मैंडेटरी पीएनएल में जाएंगी, डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है सर, तो वो एक रियल एक्सपेंस तो है भी नहीं, तो क्यों चार्ज कर रहे हो? ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज आप बोल रहे हो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, जो कि गलत है। आपने इनिशियली जब असेट परचेज किया था तो कैश पे किया था, बस उस एक्सपेंस को आप थोड़ा थोड़ा करके अमोर्टाइज कर रहे हो। तो कहना कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है वो गलत है। आप कैश एक्सपेंडिचर पहले ही स्टार्टिंग में कर चुके थे, आप उस कैश को बस डेफर कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड इवन असेट्स मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस, ये भी स्टेटमेंट गलत है कि सर असेट की लाइफ तो बढ़ रही है तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों कर रहे हो? डेप्रिसिएशन आप ओरिजिनल कॉस्ट का अमोर्टाइजेशन करते हो, इररिस्पेक्टिव कि आपके असेट की वैल्यू बढ़ रही है, पर जो एक्सपेंडिचर आपने अपनी जेब से किया था आप उसका अमोर्टाइजेशन तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि भाई एक्सपेंस को इनकम के साथ मैच करो। अब जब आपने एक्सपेंस किया था, असेट खरीदी थी, तो आपने 1 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस किया था, तो क्या आपको पूरी इनकम इमीडिएटली हो गई? क्या इनकम आपको धीरे धीरे हो रही है एवरी ईयर, तो जो आपका 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर है वो भी आपको धीरे धीरे एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेटमेंट गलत है, डेप्रिसिएशन फिर भी मैंडेटरी लगेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, सर हमने अभी तक 8 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, मतलब वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 10 पेजेस। अब हमारे कितने पेजेस बचे? 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 पेजेस और बचे हुए हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई एट बैलेंस शीट डेट, एंटिटी हैज 2 ऑप्शंस। एंटिटी के पास मान लो 2 ऑप्शंस है। रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी मतलब आप पीपी का रीवैल्यूएशन कब करोगे? तो बैलेंस शीट डेट पर एंटिटी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एंटिटी अपनी एसेट को कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन के हिसाब से ही रन करे, या तो
रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करके अपनी पीपीई को मार्केट वैल्यू पे मेजर करें। पर मार्केट वैल्यू पे मेजर करने का मतलब ये नहीं है कि हम डेप्रीसिएशन नहीं लगाएंगे, डेप्रीसिएशन तो हमें तो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, डेप्रीसिएशन तो हमें तो भी लगाना पड़ेगा। कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल shall be applied on the entire class of PPE। अब जो कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल होता है वो पूरे पीपीई के इंटायर क्लास पे अप्लाई होता है, पूरे क्लास पे। लाइक अगर आपके पास मशीन है तो मशीन उस कैटेगरी की जितनी भी मशीन्स हैं उन सबके ऊपर आइदर आप कॉस्ट मॉडल लगाओगे या फिर रीवैल्यूएशन मॉडल लगाओगे, इंडिविजुअल असेट वाइज आप नहीं जा सकते, ठीक है। ओके, कॉस्ट मॉडल लगाओगे तो आपको एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगाना है, रीवैल्यूएशन मॉडल लगाओगे तो जरूरी नहीं कि एवरी ईयर रिवैल्यूएशन करो, आप कभी भी रिवैल्यूएशन कर सकते हो, फिर फर्दर आपको डेप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। हो गया। रिवैल्यूएशन कितनी बार करना है, क्या एवरी ईयर रिवैल्यूएशन करना मैंडेटरी है? अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रहा हूं तो डू आई नीड टू अप्लाई रिवैल्यूएशन एवरी ईयर एंडिंग? नो। इफ चेंज इन वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, एवरी ईयर असेट की वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं, मतलब अच्छे खासे। सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंट? सपोज आपने एक रेशियो डिसाइड कर लिया कि 5% या उससे ज्यादा चेंज होगा तो इट इज सिग्निफिकेंट फॉर अस। और वॉलेटाइल मतलब असेट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, वॉलेटाइल है और सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर आपको एनुअल रिवैल्यूएशन करना चाहिए, ठीक है। पर अगर चेंजेस बार बार नहीं हो रहे या इनसिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, तो आप रिवैल्यूएशन 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स में एक बार कर सकते हो, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन को कैसे बुक करोगे? अकाउंटिंग क्या करोगे? आइदर अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड होगा तो गेन, डाउनवर्ड होगा तो लॉस। मान लेते हैं कि हम पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और पहली बार रिवैल्यूएशन करके अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, कहां ले जाएंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व, एवरीवन नोस। पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, कहां ले जाएंगे? पी&एल में, एवरीवन नोस। सेकेंड सिचुएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब पहले भी कर चुके हैं अभी फिर से कर रहे हैं, तो अपवर्ड नाउ बट अर्लियर डाउनवर्ड। पहले डाउनवर्ड किया था, मतलब पहले आपने ये एंट्री की थी, आपने कितना डाउनवर्ड किया था? 50 लाख आपने लॉस बुक किया था। अब आप अपवर्ड कर रहे हो, तो अभी अपवर्ड करो तो आपको गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है? फॉर एग्जांपल आपको 60 का गेन हो रहा है, आउट ऑफ 60 आप 50 का प्रीवियस लॉस आपका सेट ऑफ हो गया, तो आप 60 में से 50 का गेन पी&एल में लेके जाओगे, पहले आप पी&एल में लेके जाओगे फर्स्ट प्रायोरिटी, और बचा हुआ आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाओगे। मतलब अभी आप अपवर्ड कर रहे हो तो आपको गेन हो गया, तो अर्लियर लॉस रिकवर हो गया, लॉस को आपने पी&एल में डाला था तो गेन को भी आप पी&एल में डालोगे टू दैट एक्सटेंट, बाकी का आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालोगे। वाइस वर्सा, अभी आप डाउन कर रहे हो, पहले आपने अर्लियर अपवर्ड किया था, तो पहले अपवर्ड किया था तो आपके पास आरआर रिवैल्यूएशन रिजर्व अवेलेबल होगा, और अभी आप डाउन कर रहे हो तो आपका लॉस होगा, तो उस लॉस को आरआर से सेट ऑफ कर दो, जो एक्स्ट्रा लॉस है तो पी&एल में लेके जाओ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रिवैल्यूएशन रिजर्व, सेकंड पी&एल, ऐसा। अब रीवैल्यूएशन करने की टेक्निक्स क्या है? दो तरीके से रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, या तो नेट मेथड या तो ग्रॉस मेथड। जैसे कि आपका पीपी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रहा है 12 लाख रुपीस का, और अलग से आप उसको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी आप अलग से दिखा रहे हो, जिसका क्रेडिट बैलेंस है टिल डेट 4 लाख का, मतलब दोनों के लेजर अकाउंट अलग अलग है। अब इन दोनों का नेट करें तो डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई? 8 लाख, और आज फेयर वैल्यू कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख को कंपेयर करो 8 लाख की डब्ल्यूडीवी से, तो कितना हो रहा है? 2 लाख का अपवर्ड हो रहा है। तो अब आप इसको कैसे रिवैल्यू करोगे? डायरेक्ट 2 लाख रुपीज ऐड कर दोगे? नहीं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट 2 लाख रुपीज ऐड नहीं करोगे। नेट मेथड कहता है कि एक काम करो, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिवर्स करो, पीपी की ओरिजिनल कॉस्ट से हटाओ, पीपी को नेट वैल्यू पे लेके आओ। तो पहली एंट्री आपने की प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट। अब असेट आपकी कितने की हो गई? नाउ योर असेट, नाउ असेट जो है एट 8 लाख कैरिंग अमाउंट। अब इसको कंपेयर करो 10 लाख से, और 2 लाख का 2 लाख रुपीस का अपवर्ड रिवैल्यूएशन, तो 2 लाख रुपीस का अपवर्ड रिवैल्यूएशन असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, ऐसा असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, डन दैट वे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रॉस मेथड। You don't want to write off this accumulated depreciation just like this. आप ये एंट्री नहीं करना चाह रहे हो, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डिलीट नहीं करना चाह रहे हो, फिर क्या करोगे? ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। WDV is 8, fair value 10, मतलब जैसा डेप्रिसिएशन ऑफ रिवैल्यूएशन गेन ऑफ 2 लाख, this revaluation gain of 2 lakh on the 8 lakh of WDV, how much percentage? It is a 25% upward. So what you can do, ओरिजिनल कॉस्ट को 25% से बढ़ा दो और प्रोविजन को भी 25% से बढ़ा दो, दोनों को रिस्पेक्टिव बढ़ा दो, ओरिजिनल कॉस्ट को और प्रोविजन को 25% से बढ़ा दो। तो ओरिजिनल कॉस्ट बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगी? ओरिजिनल कॉस्ट बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट 3 लाख। प्रोविजन बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा टू प्रोविजन 1 लाख।
नेट नेट डिफरेंस आ जाएगा 2 लाख रुपीस का, तो 2 रीवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख, ऐसे होगा। तो ग्रॉस मेथड में रीवैल्यूएशन रिजर्व बेसिकली इस तरीके से आपका दिखेगा, ऐसे दिखेगा आपका। रीवैल्यूएशन रिजर्व आपका रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा, पीपी और प्रोविजन आपका बढ़ के दिखेगा। पहले था वो 12, अब 12 प्लस 3 15, पहले था 4 प्लस 1 5, तो अब दिखेगा 15 और 5 नेट नेट 10। ठीक है, ऐसा। यूटिलाइजेशन ऑफ रिवॉल्यूशन रिजर्व, मान लीजिए आपके पास अब रिवॉल्यूशन रिजर्व रखा हुआ है, क्या आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो? पॉइंट नंबर 1, रिवॉल्यूशन रिजर्व एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, आप उसको कभी भी फ्री रिजर्व नहीं मानोगे, आप उससे कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, आप उससे बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हो, आप उसका कोई यूज नहीं कर सकते हो। कब तक? जब तक आपके पास आपकी पीपीई रखी हुई है। पीपीई एक बार सेल हो गई, फिर आप रिवॉल्यूशन रिजर्व को ट्रांसफर कर दो रिटेन्ड अर्निंग में, वो फ्री हो जाएगा। तो पीपीई इज फाइनली सोल्ड, तो आप आरआर को मैंडेटरी रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दो। जीआर मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स ऑल्सो। अगर आपकी पीपी सेल हो गई तो रिस्पेक्टिव आरआर आप जीआर में डाल दो, जनरल रिजर्व में डाल दो, ये फ्री हो जाएगा। आप जब तक आपकी पीपी सेल नहीं हुई है तब तक आप क्या करोगे? आरआर का आपके पास दो चॉइस है, या तो आप रिवॉल्यूशन रिजर्व को पड़े रहने दो, कीप इट सिंपल, या तो फिर आपकी पीपी अभी तक सेल नहीं हुई है पर आप पीपी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा रहे हो और आपकी पीपी रीवैल्यू हो गई है तो एक्सेस डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो एक्सेस डेप्रीसिएशन के बराबर का अमाउंट आप आरआर से निकालकर जीआर में एवरी ईयर ट्रांसफर कर सकते हो। और ये आपके पास ऑप्शन है, मैंडेटरी चॉइस नहीं है, ये ऑप्शनल चॉइस है, मैंडेटरी ऐसा करना अलाउड नहीं है। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर। एक्सेस डेप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि आपने आरआर बुक किया, मतलब अपवर्ड ही किया होगा, असेट की वैल्यू बड़ी होगी, तो हो सकता है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ रहा हो, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के बराबर की वैल्यू आरआर से निकालकर जीआर में ले जा सकते हो। दिस इज ऑप्शनल चॉइस, पर यहां पर आपको मैंडेटरी जीआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर आप पीपी सेल कर चुके हो। So that was a revaluation. Now, covering the next point. अब नेक्स्ट क्या क्या बचा है आपका? देखो, रिटायरमेंट में क्या करना है, डी रिकॉग्निशन होगा तो क्या करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग होगा तो क्या करना है। बस ये तीन बातें हैं, ठीक है। आ जाओ, रिटायरमेंट ऑफ पीपीई। रिटायरमेंट ऑफ पीपीई, पीपी इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर सेल। थोड़ी देर पहले तो पढ़ा कि अगर आपने पीपी को रिटायर कर दिया और हेल्ड फॉर सेल कर दिया तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? इंड AS 105 लगाओगे। 105 बोलता है रीमेजर द असेट एट करंट कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लोअर है तो आप लॉस बुक करोगे P&L में, सिंपल। मतलब इंड AS 105 लगाओगे। ऑल राइट सर, जब आप पीपी को डी रिकॉग्नाइज करोगे, एलिमिनेट करोगे, तो कब करोगे? सेल करते वक्त आपको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, लीज पर दे दिया तो डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फाइनेंस लीज, यहां लिख देता हूं, फाइनेंस लीज। ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, डोनेट कर दिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अब आपको नहीं मिल रहे, नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड, तो आप डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। डी रिकॉग्नाइज करने से जो भी गेन लॉस होगा वो जाएगा P&L में। नाउ गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड डीकमीशनिंग कॉस्ट। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड डीकमीशनिंग कॉस्ट, ये क्या है? इनिशियली आपको याद होगा हमने यहां पर फर्स्ट पीपी में प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट 386, यहां देखो इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पर ये लायबिलिटी हमने बनाई थी। ये लायबिलिटी आगे कैसे बढ़ती है? एवरी ईयर आप इसका अमोर्टाइजेशन करते जाओगे, मतलब एवरी ईयर आप इसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करते जाओगे, ठीक है। तो 10 इयर्स का रेट था, आप जब इंटरेस्ट बुक करोगे तो ये लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, एवरी ईयर इंटरेस्ट टू प्रोविजन, इंटरेस्ट टू प्रोविजन, इंटरेस्ट टू प्रोविजन, एवरी ईयर यू विल डू लाइक दिस। तो ये प्रोविजन बढ़ता जा रहा है और आगे चल के सब सही रहा तो ये प्रोविजन कितने का हो जाएगा? ये प्रोविजन हो जाएगा 10 लाख का और हम पे कर देंगे। यही हमें लग रहा था कि ऐसा ही होगा, पर हुआ कुछ और, हुआ कुछ और। क्या? मान लो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हमारा प्रोविजन बढ़ के हो गया, लेट अस से 6,20,000, प्रोविजन की बुक वैल्यू हो गई 620। आफ्टर 6-7 ईयर्स प्रोविजन की वैल्यू 620 हो गई, बट कुछ चेंजेस हो गए। देयर आर सम चेंजेस लाइक चेंज इन द एस्टिमेटेड अमाउंट। जो मैंने अमाउंट एस्टिमेट किया था कि आफ्टर 10 इयर्स 10 लाख रुपीस का एक्सपेंस आएगा, अब मुझे लग रहा है 11 लाख का आएगा, या फिर डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गया, या फिर नंबर ऑफ ईयर चेंज हो गए। तो मैं क्या करूंगा, जिस मोमेंट पे चेंजेस हुए हैं मैं उस टाइम पे रिवाइज्ड लायबिलिटी निकालूंगा।
जैसे 116 में मॉडिफिकेशन होता है तो हम लीज लायबिलिटी रिवाइज निकालते हैं, है ना, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी को आप रिवाइज करते हो, ठीक है। वैसे ही ये भी आपकी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है, आप इसको रिवाइज निकालोगे बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन। और रिवाइज लायबिलिटी आपकी आई मान लो 6,50,000, करंट लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड कर रखी है 620, रिवाइज लायबिलिटी आई बेस्ड ऑन रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट। यहां पर आपको रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट लेना है, अगर क्वेश्चन में दिया हो, नहीं दिया है तो ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट लेना है। डिफरेंस कितना आया 30,000 का, 30,000 से आपका प्रोविजन बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब लॉस, और लायबिलिटी गिरती तो आपका डिक्रीज मतलब गेन। अब पॉइंट ये है इस गेन और लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इस गेन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पीपीई कौन से मॉडल में है। पीपी जो ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट है, ये प्रोविजन आपने जिस पीपी के ऊपर बनाया है वो पीपी कौन से मॉडल में। अगर पीपी कॉस्ट मॉडल में है तो आप ये गेन लॉस को एडजस्ट करोगे पीपी की कॉस्ट में। मतलब अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो असेट को भी बढ़ा दो, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, असेट टू प्रोविजन। लायबिलिटी गिर रही है तो असेट को गिरा दो, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट। दोनों केसेस में असेट की वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी तो डेप्रिसिएशन भी रिवाइज लगेगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप असेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहे हो, अगर आप असेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहे हो तो नाउ यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ द पीपी, क्योंकि वो आपका रीवैल्यूएशन मॉडल पर है, मतलब वो अपनी मार्केट वैल्यू पर पड़ा हुआ है, वो अपनी फेयर वैल्यू पर पड़ा हुआ है। अब आप इसकी तरह प्रोविजन को यहां पर पीपी में एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पीपी ऑलरेडी अपनी फेयर वैल्यू पे दिख रहा है। तो व्हाट विल यू डू, ट्रीट करो इसको एज अ रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। तो क्या करते थे हम रीवैल्यूएशन गेन और लॉस में, अपवर्ड डाउनवर्ड में। अगर प्रोविजन इंक्रीज हुआ है मतलब लॉस हुआ है, और लॉस को कहां ले जाते हैं, लॉस को कहां ले जाते हैं, लॉस को पीएनएल में लेके जाते हैं। पर अगर हमारे पास ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा हुआ है, क्योंकि हमारी पीपी रिवैल्यूएशन मॉडल में, तो वहां से राइट ऑफ कर देंगे। तो ये जो प्रोविजन आप बना रहे हो उसका जो लॉस आ रहा है डेबिट में, आप उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करोगे अगर अवेलेबल है, नहीं तो पीएनएल में लेके जाओगे। और अगर आपका प्रोविजन रिड्यूस हो रहा है मतलब गेन हो रहा है, तो ये चेक करो कि प्रीवियसली आपने रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में डाला था क्या, तो उतने तक के एक्सटेंट तक का गेन आप पीएनएल में डालोगे, बाकी आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में बुक करोगे। सेम वैसा ही, गाइस अंडरस्टूड। अब इसके क्वेश्चंस भी हमारे पास आएंगे तो बेटर तरीके से हम क्वेश्चंस को रेफर कर पाएंगे। जस्ट अ मोमेंट, मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 203 यहां पर लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 203 आई मस्ट हैव यहां पर शायद मैंने अगर डाला होगा, ये रहा, जैसे क्वेश्चन नंबर 203, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 203 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 203 कि भाई 100 मिलियंस की पीपी हमने खरीदी, 10 इयर्स की लाइफ है, ठीक है। नाउ आपने क्या किया, आपने एस्टिमेट किया कि 5 मिलियन का आपको आगे चल के फ्यूचर में एक्सपेंस होगा, ठीक है, और डिस्काउंटिंग रेट 8%। आफ्टर 10 इयर्स आपका 5 मिलियन का एक्सपेंस होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप 5 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 10 इयर्स 8% पर, ठीक है, और उसको 100 मिलियन में ऐड कर दोगे। वही आपने किया, प्रेजेंट वैल्यू कितना आया 2.32, आपने उसको 100 के साथ ऐड कर दिया तो आपकी असेट कितनी हो गई 102.32, असेट इतनी हो गई। और 10 इयर्स की लाइफ के हिसाब से आप डिप्रिशिएट करोगे असेट को, तो एवरी ईयर एंडिंग पे आपकी असेट की रिमेनिंग बैलेंस निकलती जा रही है एसएलएम के हिसाब से। अब आपने प्रोविजन कितना क्रिएट किया स्टार्टिंग में 2.32, अब इस प्रोविजन को आप एवरी ईयर अनवाइंडिंग करोगे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट का रेट कितना है 8%। तो ये देखो ये प्रोविजन की वैल्यूज है, आपने प्रोविजन बुक किया लायबिलिटी 2.32, आपने 8% इंटरेस्ट से 0.19 अनवाइंड किया, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग फिर अनवाइंड किया, लायबिलिटी बढ़ गई, फिर लायबिलिटी बढ़ गई, बढ़ती गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते सब ठीक रहा तो लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 5, और 5 का पेमेंट कर देंगे क्योंकि ओरिजिनली आपने 5 एस्टिमेट किया था। पर सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर का एंड मतलब पता है क्या, ये और ये फोर्थ ईयर के एंड में आपका लायबिलिटी दिख रहा है 3.15। अब क्या हुआ, द एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ डीकमीशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन विल बी 8 मिलियन। पहले मुझे लग रहा था 5 मिलियन होगा, अब मुझे लग रहा है नहीं 5 मिलियन नहीं होगा, अब मुझे लग रहा है 8 मिलियन का कॉस्ट होगा। तो मैं अब 8 मिलियन के हिसाब से मैं रिकैलकुलेट करूंगा, डिस्काउंटिंग रेट का है ही नहीं, तो डिस्काउंटिंग रेट में ओल्ड वाला ले लूंगा। तो अच्छा ये कब, फोर्थ ईयर के एंड में। और टोटल लाइफ कितनी थी, टोटल लाइफ कितनी थी 10 इयर्स, तो अब कितने इयर्स बचे 6 इयर्स। तो मैं क्या करूंगा 8 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू फॉर 6 इयर्स, मतलब एट 6 ईयर एंड एट 8% मैंने निकाली। वो कितनी आई भाई, वो कितनी आई, वो आई आपकी 3.15 नहीं, वो आई 5.04।
ये 8 मिलियन की 6 इयर्स के हिसाब से 8% पर मैंने वैल्यू निकाली, वो आई 5.04। उसको मैंने कंपेयर किया 3.15 से, तो कितना डिफरेंस आया? लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई? 1.8 मिलियन से बढ़ गई। अब इस बढ़ी हुई लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या करूंगा? एज मच आई नो, आप देखो यहां लिखा है कॉस्ट मॉडल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पीपीई, तो पीपी को मैं कॉस्ट मॉडल मान रहा हूं, तो लाइबिलिटी को मैं कहां लेके जाऊंगा? बढ़ी हुई लाइबिलिटी को 1.89 को पीपी की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। पीपी की कॉस्ट कितनी थी? 61.39, अब उसमें ये ऐड हो जाएगा, तो अगर ये ऐड हो जाएगा तो रिवाइज्ड कॉस्ट हो जाएगी मेरी 63.28, और उसके ऊपर फर्दर डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा रिवाइज्ड। ऐसा सिंपल। एंट्री क्या की? पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझ लो। व्हेन पीपीई इज डिस्ट्रॉयड एंड रिप्लेस्ड विद न्यू पीपीई बाय द इंश्योरेंस कंपनी, देन फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिसीव। मान लो आपकी पीपी डिस्ट्रॉय हो गई, इंश्योरेंस किया हुआ था, इंश्योरेंस ने आपको नया पीपी खरीद के दे दिया, कैश नहीं दिया, नया पीपी रिप्लेस करके दे दिया, तो ओल्ड पीपी की वैल्यू को डीरिकॉग्नाइज कर दो, लॉस बुक कर लो। न्यू पीपी जो आपको मिला है, एक तरीके से आपका ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, आप इसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। एक्सचेंज, ओल्ड पीपी गया, नया पीपी आया, तो आप इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। पीपी अकाउंट डेबिट टू पी&एल। सब्जेक्ट टू द इंडिया 37 इफ देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ गेटिंग द असेट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि नया पीपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या तो आप जब एक्चुअल में मिल जाएगा तब बुक करोगे। ठीक है। दूसरा, यूटिलाइजिंग द रिवैल्यूएशन रिजर्व इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन अबाउट द ऑप्शन टू ट्रांसफर आरआर टू जीआर इक्वल टू एक्सेस डेप्रिसिएशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था ना, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन बताया था ये वाला, कि आप चाहो तो आरआर को जीआर में लेके जाओ एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर। तो इसके बारे में बोल रहा है कि अगर कुछ नहीं बोला हुआ क्वेश्चन में, देन वी कैन अज्यूम दैट सच ऑप्शन इज नॉट अवेल्ड, इज नॉट अवेल्ड। कुछ नहीं लिखा होगा तो आप वो ऑप्शन अवेल नहीं कर रहे हो, ऐसा आपको मानना है। ये बात हो रही है डिस्कस क्वेश्चन नंबर 202 में। मैंने क्वेश्चन नंबर 202 दिया भी है, 202 दिया है, ये भी डीकमीशनिंग वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बस दैट्स ऑल गाइस, बाकी तो मस्ट डू क्वेश्चंस है। तो ये था आपका पीपीई। अब एक काम करते हैं, अब थोड़े से अपन क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब अपन थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि सर पीपी के कौन कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं जो मैंने यहां पर डाले हैं। ठीक है ना, तो अभी अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, तो अब मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन पे आइए। क्या बोल रहा है? सन लिमिटेड परचेज लैंड फॉर 10,000 इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट 1,000। तो लैंड आपका चला जाएगा, पीपी में कैपिटलाइज हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू फैक्ट्री, अब फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए उसने लैंड परचेज किया। कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस्ड ऑन 1 मई को। सन लिमिटेड इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। प्रिपरेशन एंड लिविंग ऑफ लैंड, ये आ जाएगा, कैपिटलाइज होगा। मटेरियल कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क 200 पर मंथ के हिसाब से। अब ये देखते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा है। फैक्ट्री कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर, और स्टार्ट कब हुआ? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 मंथ्स। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना? 1400। तो ये देखो 300 6080 1400। फिर ओवरहेड कॉस्ट इनकर डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री 100 पर मंथ, सेम 700 7 मंथ्स के हिसाब से। फिर ऑनगोइंग ओवरहेड कॉस्ट अलोकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूजिंग कंपनीज नॉर्मल ओवरहेड अलोकेशन मॉडल, ये नहीं आएगा। ओवरहेड कॉस्ट ऊपर वाला स्पेसिफिक था, ये ऑनगोइंग मतलब जनरल ओवरहेड से, ये नहीं आएगा। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्पररी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस एज अ कार पार्क, ये भी नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन नहीं आएगा। ओपनिंग सेरेमनी एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन बिगेन ऑन 1 फरवरी। द ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज 40 इयर्स and that the cost of replacing the roof at current price would be 30% of the total cost of the building। ठीक है, ये तो पूरा कंपोनेंट अकाउंटिंग बता रहा है कि भाई कौन सा पार्ट का यूजफुल लाइफ कितना है, दूसरे पार्ट का यूजफुल लाइफ कितना है। एट द एंड ऑफ द 40 years सन लिमिटेड हैज अ लीगल एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन टू डिमोलिश द फैक्ट्री। तो ठीक है, फैक्ट्री डिमोलिशन करने की ऑब्लिगेशन है उसकी 40 years टाइम पे। कितनी? 20,000 रुपीज की। ठीक है, 20,000 रुपीज की उसकी ऑब्लिगेशन है। उस पे उसका 8% 0.046, तो 20,000 इंटू 0.046 उसका आ रहा है लाइबिलिटी 920 का, तो 920 ऐड कर देंगे, 920 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने जहां जहां जो जो कॉस्ट नहीं भी आ रहा है तो भी उन्होंने निल निल करके अलग से उसका रिमार्क्स में डाला है, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज पार्टली फाइनेंस्ड बाय द लोन ऑन 1 अप्रैल, लोन एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया, लैंड के लिए नहीं। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपकी कब स्टार्ट हुई? 1 मई को। तो भले आपने लोन लिया 1 अप्रैल को, आप 1 मई से स्टार्ट करोगे। दूसरा, 1700 का 6% निकालो
और आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता 30 नवंबर को, तो वही 7 मंथ्स के हिसाब से, तो 7 मंथ्स के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आएगा 17,500 इंटू 6%, 7/12, ये आएगा 612.5, तो ये आ जाएगा 612.5। और टेम्पररी इनकम कमा रहा है ये, टेम्पररी इनकम कमा रहा है 100 की, तो 100 की टेम्पररी इनकम माइनस हो जाएगी बोरिंग कॉस्ट से, तो टोटल आपका कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री एंड लैंड आ गया 19,912। अब इसमें लैंड पार्ट आपका 10,000 है तो वो अलग कर दो, तो बिल्डिंग पार्ट आपका हो जाएगा 9,912.5। अब इसमें भी बोल रहा है कि रूफ पार्ट 20 ईयर्स और बाकी पार्ट 40 ईयर्स, और रूफ पार्ट जो है वो टोटल कॉस्ट का 30% रहेगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 9912, लैंड हटाकर उसका 30% आपका रहेगा, इसका 30%, ये देखो इसका 30% आपका रूफ पार्ट रहेगा, उसकी लाइफ 20 ईयर्स है, और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है नवंबर में, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा रूफ पार्ट पर, और अदर बिल्डिंग पार्ट पर भी 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा बेस्ड ऑन 40 ईयर्स लाइफ, इतना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, टोटल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, टोटल कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, यहां पर हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है, ये चीज आप जरूर देख के जाना। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही है, यहां पर एंटिटी परचेज कर रही है इक्विपमेंट 6 लाख का इंक्लूडिंग 50,000 रिफंडेबल, तो ये नहीं आएगा। परचेज प्राइस वाज पार्टली फाइनेंस्ड बाय द लोन से परचेज किया है 6,05,000, इन एडिशन एंटिटी हैज टू पे 5,000 इन लोन रेजिंग फीस, तो लोन की कॉस्ट का पार्ट हो गया, लोन की अमोर्टाइजेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द इक्विपमेंट। इन जनवरी एंटिटी इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 20,000 इन ट्रांसपोर्टिंग द इक्विपमेंट टू एंटिटी साइट, तो 20,000 ऐड हो जाएगा, तो 6 लाख में खरीदा। ठीक है, रिफंडेबल टैक्सेस माइनस कर दिए, नहीं आएंगे, 20,000 अलग से अपन ने ले लिए। ठीक है सर, उसके बाद 1 लाख इन इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट, 1 लाख आएगा। एट द एंड ऑफ इक्विपमेंट 10 ईयर यूजफुल लाइफ, डिसमेंटल करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1 लाख, तो 1 लाख ये और 1 लाख ये, 1 लाख ये भी आ गया। उसके बाद इन जनवरी एंटिटीज इंजीनियर इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट इन मॉडिफाइंग द इक्विपमेंट, मटेरियल और लेबर का खर्चा और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड टू परफॉर्म द मॉडिफिकेशन, तो ये भी आएगा। तो ये तीनों मिलाकर कितने होंगे 55, 65 और 50, 135, ये 135 का कॉस्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप इक्विपमेंट में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, अभी भी इक्विपमेंट आपका रेडी टू यूज नहीं हुआ है, आपने खरीदने के बाद मॉडिफिकेशन कर लिया। उसी टाइम पर जनवरी में एंटिटी का प्रोडक्शन स्टाफ वाज ट्रेन्ड टू ऑपरेट न्यू इक्विपमेंट्स, कॉस्ट ऑफ एक्सपर्ट एक्सटर्नल इंस्ट्रक्टर और लेबर, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आता है, ट्रेनिंग कॉस्ट मैंने आपको मना किया था, नहीं आएगा। ठीक है, फिर फरवरी में एंटिटीज प्रोडक्शन टीम टेस्टेड द इक्विपमेंट, टेस्टिंग कॉस्ट आएगा। इंजीनियर टीम मेड द फर्दर मॉडिफिकेशंस, फॉलोइंग वर इनकर्ड, मटेरियल नेट ऑफ 3,000 रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द स्क्रैप्ड आउटपुट, मटेरियल कॉस्ट 3,000 नेट आपका करके 21,000 और 16,000, ये आपका टेस्टिंग कॉस्ट आएगा 37,000, 21 और 16, उसमें 3,000 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। इक्विपमेंट वाज रेडी फॉर यूज, हाउएवर बिकॉज ऑफ द इनिशियल ओल्ड ऑर्डर लेवल्स द एंटिटी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 23 ऑफ द ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं आएंगे, तो कुल मिला के आपका ये पार्ट ऑफ द कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों ऐड किया है, ताकि कौन सी चीज ऐड होगी कौन सी चीज नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ द एसेट ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया 16 इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ द पीपी के क्वेश्चंस, कॉस्ट से के इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, एयरक्राफ्ट आप परचेज कर रहे हो, उसके पार्ट्स, इंजन, सेल्स स्टेम, आप उसके पार्ट्स वगैरह बनाते हो। ठीक है, अब कंपनी बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन लाइन, मतलब फैक्ट्री कंपनी बना रही है ताकि वो एयरक्राफ्ट के पार्ट बना सके। कॉस्ट ऑफ द बेसिक मटेरियल्स 12.5 मिलियन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो आप 10,000 पे रिकॉर्ड करोगे। रिकवरेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये नहीं आएगा। इंप्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर 3 मंथ्स अप्रैल टू जून आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टाफ वाज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन लाइन व्हिच टुक 2 मंथ्स टू मेक द रेडी फॉर यूज, तो ये 3 मंथ्स का नहीं आएगा, ये 2 मंथ्स का आएगा, तो 2 मंथ्स का कितना होगा 800। ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, ये भी आ जाएगा, तो देखो 10,800 ओवरहेड कॉस्ट आ गया। 600 ओवरहेड कॉस्ट का क्या बोल रहा है, अदर ओवरहेड्स वर इनकर्ड इन 2 मेथड्स 2 मंथ्स पीरियड, दे इंक्लूडेड एन एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ 3 लाख कॉज्ड बाय द मेजर इलेक्ट्रिक फॉल्ट, तो जो ये आपका 900 का ओवरहेड है तो ये 2 महीने का, पर इसमें एबनॉर्मल कॉस्ट शामिल है, तो वो हटा के 600 आपका आ जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल एडवाइजर आएगा 500 यहां पर। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट 2,000, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा 0.68 के हिसाब से, तो 2,000.68 ये आ जाएगा 1360। टोटल असेट की कॉस्ट आ गई 13,260। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, एनालाइज द अकाउंटिंग इंप्लीकेशन ऑफ द कॉस्ट इन ऑफ द प्रोडक्शन लाइन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब बैलेंस शीट पीएनएल में क्या क्या जाएगा, ये आपका इसका यूजफुल लाइफ कितना था, आपका इसका यूजफुल लाइफ एस्टिमेट कॉस्ट टू ओवरऑल 3 मिलियन, तो अब आप इसके अलग अलग कंपोनेंट करोगे। देखो 13260 को अब आपको इसको कैसे अलग अलग करना है, तो 13260 जो था
उसमें आपका दो चीजें जुड़ी हुई थी। 13260 में आपकी दो चीजें जुड़ी हुई थी। एक आपकी चीज जुड़ी हुई थी कि भाई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल एट करंट प्राइस इज 3 मिलियन। तो 13260 में से 3 मिलियन विल भी आपका जो हो जाएगा वो ओवरऑल हो जाएगा और बाकी का आपका असेट हो जाएगा। तो ये देखो आपका यहां पर देखो 3 मिलियन और 110,260 मतलब ये 13,260 में से 3 मिलियन मतलब 3,000 आपका ओवरहॉलिंग हो जाएगा। और ओवरहॉलिंग आपका हर साल नहीं होता, ओवरहॉलिंग का आपका होता है, ओवरहॉलिंग का अलग लाइफ है, ठीक है। और ओवरहॉलिंग के लिए इन्होंने क्या किया, 4 years आफ्टर बीइंग ब्रॉट इनटू यूज द प्रोडक्शन लाइन विल रिक्वायर अ मेजर ओवरहॉल। तो ओवरहॉल का 4 साल का लाइफ है, जबकि ओवरऑल बाकी का लाइफ यहां पर आपको दिख जाएगा 8 years का है। तो इसका 4 साल का लाइफ है। और हमारा जो ये ओवरऑल कंप्लीट कब हुआ है, ये कंप्लीट हमारा हो गया है 31 मई को। 31 मई को कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा करंट ईयर में 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 3000 1/4 10 मंथ्स, वैसे ही दिस 1/8 10 मंथ्स। तो ये आपका डेप्रिसिएशन आया। टोटल डेप्रिसिएशन आपने टोटल कॉस्ट में से लेस किया तो आपका ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। आपने 1360 जो आपने प्रोविजन बनाया इसका भी अनवाइंडिंग होगा 10 मंथ्स के हिसाब से। इसका अनवाइंडिंग कॉस्ट 57 का निकला। 57 का कैसे निकला अनवाइंडिंग कॉस्ट, तो 1360 5% पे आपने रिकॉर्ड किया था आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर और 10 मंथ्स के हिसाब से 57 आ गया। इसकी वैल्यू बढ़ के 1417 दिखेगी। बाकी आपका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन P&L में वो दोनों खर्चे, एक डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट, और बैलेंस शीट में ये दोनों आइटम्स, एक लायबिलिटी और एक असेट दिख जाएगी। तो ये बैलेंस शीट P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को ऐड किया था। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 114 पे। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था जनवरी 26 में। कागज लिमिटेड चेन्नई परचेज अ मॉडर्न ऑफसेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम अ सप्लायर एट मुंबई फॉर 20 लाख। तो इन्होंने एक नया परचेज किया है मशीन, मुंबई में मशीन परचेज किया 20 लाख रुपीज का। अब सप्लायर वुड बाय बैक द एग्जिस्टिंग मशीन। सप्लायर क्या करेगा, उससे ओल्ड मशीन वापस ले लेगा, खरीद लेगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन, तो जो मशीन जा रही है उसकी वैल्यू क्या है 6.6। सप्लायर को एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा 5% का। तो 20 में से 5% गया, कितना बचा, 20 में से 5% गया, बचा 19, ठीक है। कैश पेमेंट ऑफ 15 लाख वुड बी मेड बाय कागज, तो टू बैंक, कैश पेमेंट करेगा कागज टू बैंक का, मतलब ये 15 लाख रुपीस कागज लिमिटेड पे करेगा सप्लायर को, ठीक है। कागज लिमिटेड विल परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट ऑल एसेसरीज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन 3। तो कैश का क्या होगा 15 सप्लायर को, 3 बाहर के लोकल सप्लायर्स को, ताकि मैं मशीन ऑपरेट कर सकूं। सप्लायर अपनी तरफ से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हैवी ड्यूटी केबल्स वगैरह दे रहा है 2 लाख रुपीस के, टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट द मशीन। हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कहने को है, पर हमने तो अल्टीमेटली 15 लाख रुपीस का पेमेंट किया है। हम अपनी 6.6 की असेट दे रहे हैं, तो ये भी हमारी असेट का पार्ट होगा। हम इसको ऐड कर देंगे, हम इसको कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस विल बी बोर्न बाय द कागज 3% ऑफ द एमआरपी, मतलब 0.6, ये भी बैंक से जाएगा और हम इसको कैपिटलाइज कर देंगे। 1 लाख बोर्न बाय कागज फ्रीड का कैपिटलाइज कर देंगे और बैंक से जाएगा। तो कुल मिला के पहले देख लेते हैं कि कैपिटलाइज का क्या होगा। 19 लाख की मशीन, 19 लाख की मशीन, फिर उसके बाद 3 लाख रुपीस हमने अलग से इक्विपमेंट परचेज किए, ठीक है। 2 लाख के हमें सप्लायर ने फ्री में दिए, पर हमारे लिए वो असेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। 0.6 हम एक्स्ट्रा बियर कर रहे हैं, 1 हम एक्स्ट्रा बियर कर रहे हैं, तो हमारे लिए मशीन हो गई 25.6। अब हम पीपी रिकॉर्ड कितने पे करेंगे 25.6 टू हमारी जो असेट गई टू असेट, वो असेट 6.6 की थी। हमने कैश कितना पे किया, चलो वो भी देख लेते हैं। कैश पेमेंट में हमने देखा 15 हमने पे किया, 3 हमने पे किया आउटसाइड सप्लायर्स को लोकल मार्केट, 0.6 और 1 मतलब 1.6 हमने पे किया अलग से। तो 18 1.6 ये हो गया आपका 19.6, 19.6 आपका ये हो गया। तो 25.6 माइनस 6.6 माइनस 19.6 आपका यहां पर लॉस आ गया 0.6 का। चेक करो लॉस कितना आ रहा है, यस लॉस ऑन बायबैक आ गया आपका 0.6 का। इन्होंने 2 एंट्रीज की है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको एक सिंगल एंट्री में भी हो सकता है, ठीक है, डन। चलिए उसके बाद देयर इज वन अनदर क्वेश्चन, ये आपका डीकमीशनिंग का बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसमें रीवैल्यूएशन हो रहा है असेट का। असेट को आप इनिशियली रिकॉर्ड कर रहे हो, 40 इयर्स की लाइफ है, इनिशियली आपकी असेट की कॉस्ट है 120 की, उसमें आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड कर रहे हो जिसका डीकमीशनिंग अमाउंट, दिस इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट 10,000 विच रिप्रेजेंटेड 7400। तो 120 में वो 10,000 की डीकमीशनिंग कॉस्ट एडेड है, तो 120 और में 10 एडेड है ऑलरेडी, ठीक है। जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 40 इयर्स के बाद 70,400 होगा, जिसका प्रेजेंट वैल्यू 40 इयर्स पर 5% पर निकालोगे तो अप्रॉक्स 10,000 आएगा।
ठीक है, एंट्रीज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च। अब आपने ये कब रिकॉर्ड किया? 1 अप्रैल 11 को रिकॉर्ड किया। हुआ क्या आगे? ये हुआ, assume that market based discounting cash flow 115 is obtained on March 31st 2014। अब आप बताओ 11 से लेकर 14 तक, मतलब 3 इयर्स तक आप सबसे पहले असेट को राइट ऑफ करोगे, डेप्रिशिएट करोगे 3 इयर्स का, तो 120 डिवाइडेड बाय 40 इयर्स की लाइफ है, इनटू 3, तो आपका असेट का डेप्रिसिएशन वगैरह आप लगाओगे तो असेट का डेप्रिसिएशन लगा के कितना हो जाएगा? आप असेट का 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 9000। तो आपकी असेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी बचेगी? 1,11,000। और 1,11,000 आपकी एसेट की लाइफ बचेगी। अज्यूम दैट मार्केट बेस्ड डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वैल्यूएशन ऑफ 115, आपका 115 वैल्यू बचेगा। अच्छा, इसमें ऑब्टेन्ड इट एक्सक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 11,600 फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। तो जो फेयर वैल्यू है 115, उसके अलावा डीकमीशनिंग कॉस्ट भी पहले 10,000 थी, अब बढ़ बढ़ के अनवाइंडिंग करके 11,600 हो गई, और 115 के अंदर वो शामिल नहीं है। तो ओवरऑल फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा? 115 प्लस 11,600 मतलब 126,600। और आपका कैरिंग अमाउंट कितना था? 1,11,1,000। जब आप कंपेयर करोगे 1,11,1,000 से इन दोनों को, तो आपका रीवैल्यूएशन कितना आएगा? 126,600 माइनस 1,11,1,000, 15,600 का आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा। 15,600 का आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा। क्या क्या कंपेयर किया आपने? आपने फेयर वैल्यू 126,600 ये कैसे निकाली? 115 की फेयर वैल्यू प्लस 11,600 का डीकमीशनिंग कॉस्ट ऐड कर दो फेयर वैल्यू में, कंपेयर टू कैरिंग अमाउंट 1,11,1,000, 15,600 का आपका रिवॉल्यूशन रिजर्व आ गया। फिर आगे बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर में आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमीशनिंग लायबिलिटी हैज डिक्रीज्ड बाय 5,000, डिक्रीज हो गई, तो आपकी 11,600 से डिक्रीज हो गई 5,000, तो 11,600 से 5,000 गई तो आपकी डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये 11,600 यहां पर थी 31 मार्च 14 में, 15 में वो फिर से अनवाइंडिंग किया आपने उसका 5%, तो पहले 5% ऐड कर दो, 11,600 प्लस 5%, 12,180, और फिर 5,000 से कम कर दो, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा 7,180 अप्रोक्स। तो यहां पर आप 5,000 से जो आपने रिड्यूस किया लाइबिलिटी को, आप उस लाइबिलिटी को रिड्यूस करके किससे सेट ऑफ करोगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस से, क्योंकि आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपकी रिमेनिंग लाइबिलिटी कितनी बचेगी? रिमेनिंग लाइबिलिटी ये 7,200 की बचेगी अप्रोक्स। आपकी लाइबिलिटी 11,600 थी 31 मार्च 14 में, आपने 5% से अनवाइंडिंग किया, प्रोविजन बढ़ गया 12,180, उसमें से 5,000 गिरा दिया तो 7,180 अप्रोक्स इन्होंने राउंड ऑफ में लिखा है 7,200, ठीक है। तो यहां से आपने 5,000 कम कर दिया, बस आपसे वो ट्रीटमेंट पूछ रहा था कि क्या होगा। रही बात असेट की, तो असेट आपकी अब कितने की हो गई थी? 126,600। इसको फर्दर 37 ईयर्स के लिए राइट ऑफ करोगे तो आपकी रिमेनिंग असेट की लाइफ 114,200 बचेगी। रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका 15,600 में से 5,000 गया तो आपका रिमेनिंग 11,620 रिवैल्यूएशन सरप्लस बचेगा। दैट वेज आपको ये करना है। 203 हमने डीकमीशनिंग का ऑलरेडी देख लिया था। 409 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मई 25 एग्जाम में आया था। सिंपली आपको मशीन अकाउंट बनाना है। आपने मशीन परचेज किया 18 लाख रुपीस पर, उसको डेप्रिशिएट किया, बैलेंस आया सेम, नेक्स्ट ईयर में भी सेम। फिर आपने मशीन जो परचेज किया 18 लाख का, ये 18 लाख का आया कहां से? मशीन 18 लाख का वैल्यू दिया हुआ है। अब आप देखो, फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिशिएट किया, सेकंड ईयर डेप्रिशिएट किया, ये एसएलएम के हिसाब से हो रहा है। फिर आपने थर्ड ईयर के बिगिनिंग में रीवैल्यूएशन किया, इसलिए आपका डेप्रिसिएशन बदल गया। आपने यहां पर रीवैल्यूएशन किया, तो रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं। The company charged depreciation on SLM. Company had estimated an upward revaluation of 8% on 1,421. 1,421 को बुक वैल्यू थी 1,440, 1,440 का 8% करो कितना? 1,440 का 8%, 1,15,200, तो 1,15,200 का आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन चेंज हो गया। नेक्स्ट ईयर में सेम डेप्रिसिएशन, फिर आपने वापस से रिवैल्यू किया डाउनवर्ड 10% से, 10% से आपने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया 1,423 को, तो जो आपका 1,423 को वैल्यू था उसका 10% से आपने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया, और वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन से आपने लॉस आया, लॉस से आपने रिवैल्यूएशन से रिजर्व सेट ऑफ किया और बाकी का आपने पीएनएल में लेके गए। अब यहां पर ये आता है कि यहां लिखा हुआ है क्या कि रिवैल्यूएशन रिजर्व हर साल कंपनी एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर का जनरल रिजर्व में डालेगी। देखो लिखा हुआ है, कंपनी अवेल्ड द ऑप्शन गिवन बाय इंड AS ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस एज द असेट इज यूज्ड बाय द इंटरप्राइज। मतलब वो हर साल रिवैल्यूएशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में लेके जा रही है टू द एक्सटेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। पहले आपका डेप्रिसिएशन आता था 180, फिर आने लगा आपका 194,400, तो 194,400 में से 180 गया, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन 14,400 के बराबर का एवरी ईयर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व जो बना के बैठे हो
115,200, उसमें से एवरी ईयर आप ट्रांसफर करोगे तो 115,200 माइनस 14,400 बचा कितना 1,08,000, फिर से एक और बार 14,400 क्योंकि 2 साल बाद हुआ तो आपका रिमेनिंग रिवोल्यूशन रिजर्व बचा था 86,400, वो आपने सेट ऑफ किया डाउनवर्ड रिवोल्यूशन से, बाकी आपने पीएनएल में डाल दिया। तो आपको वो अकाउंट बनाने को बोल रहा था। दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज बेसिकली, ये क्वेश्चन ना आपका इंड एस 40 के कंपैरिजन में भी आपका हो सकता है, 40 के साथ हो सकता है। 3 प्रॉपर्टी आपको वो दे रहा है और इन 3 प्रॉपर्टी के बारे में आपको उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी पे आपका इंड एस 16 लग रहा है और कौन सी प्रॉपर्टी पे आपका इंड एस 40 लग रहा है। जैसे वो बोल रहा है भाई कंपनी 40 प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 के बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रही है तो पीपी होगा, जबकि जो प्रॉपर्टी 3 है वो अपॉर्चुनिटी फॉर सेल, कंपनीज एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी टू सेल प्रॉपर्टी 3, तो आपकी इंड एस 40 हो सकती है। अब वो बोल रहा है कि उसने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है, तो प्रॉपर्टी 3 क्योंकि इंड एस 40 है तो रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ फेयर वैल्यू डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द स्ट्रेट लाइन, हाउएवर कंपनी हैज नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी 1 एंड 3 फॉर द करंट ईयर क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सीड देयर कैरिंग अमाउंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकती है, पर चाहे इंड एस 40 हो चाहे इंड एस 16 हो, आप जब डेप्रिसिएशन लगाते हो तो डेप्रिसिएशन होता है अमोर्टाइजेशन ऑफ द इनिशियल कॉस्ट जो आपने बियर किया था, तो आपको डेप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा। इस तरीके से आपको जवाब देना है प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 1 के आपको पॉइंट्स डालने हैं, प्रॉपर्टी 2 के पॉइंट्स डालने हैं और प्रॉपर्टी 3 के पॉइंट्स डालने हैं 40 के हिसाब से, और 1 और 2 के आपको डालने हैं 16 के हिसाब से। बहुत ईजी है, बट ऐसे क्वेश्चन थोड़े से थ्योरेटिकल टच में हो जाते हैं। देखो 1 और 2 को आपको थ्योरेटिकली लिखना है, फिर आपको 3 को थ्योरेटिकली लिखना है, तो क्या है थोड़ा थ्योरेटिकल टच हो जाता है, इसीलिए मैंने कोशिश किया कि इस क्वेश्चन को मैं यहां पर और डालूं। मेरे को एक आध क्वेश्चन और याद आ रहा है, मैं मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट में डाल दूंगा, जो मैंने पार्ट 2 निकालना है मैं उसमें डाल दूंगा और आगे चल के मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सो दैट वाज गाइस आपका इंड एस 16। आई होप आपका पूरा इंड एस 16 अच्छे से हो गया। अगर हाँ तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा इंड एस 16 हो गया स्वाहा। आई होप आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और बाकी अपने स्टूडेंट्स को भी, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना। ये नोट्स आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो मैं फिर से बता दूं, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको जैसे ही क्लिक करोगे आपको रीडायरेक्ट हो जाओगे उस मैसेज पर जिसमें मैंने ये सारे नोट्स डाले हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।